बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज भी एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अमूमन हम लोग फेस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। उस तमाम इशूज़ के ऊपर यहाँ बैठ कर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ माहिर डॉक्टर मौजूद होते हैं जो कि प्रोग्राम में हमें अपनी राय देते हैं। साथ ही साथ डिस्कशन होती है उस तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि हम जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को टैकल कर तो रहे होते हैं, लेकिन इस बीमारी से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता। तो यहाँ बैठकर कोशिश करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें और साथ ही साथ एक राह दिखा सकें कि आप किस तरीके से इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ बैठकर डिस्कशन करते हैं अबाउट बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस होनी चाहिए या किस तरीके से आपको मेडिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन तमाम इश्यूज़ पर बैठकर हम यहाँ बात करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजिस्ट के हवाले से, यानी न्यूरो के ऊपर पूरा टॉपिक होगा, पूरा प्रोग्राम होगा। न्यूरो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर का दर्द हो जाना, गर्दन का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, कोई नसें दब जाएं या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं बहुत सारे जिसमें वजूहात बहुत सारी डिफरेंस होती है, जिसमें आपकी नसें दब जाती हैं, वो आपकी मूवमेंट नहीं कर पाती। अरकुन निसा का दर्द ऐसा होता है, फालिज का अटैक आ जाना, या बहुत सारी दीगर ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसके अंदर कंक्लूड होती हैं। और अगर हम बात करें तो अमूमन हम देख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चक्कर की शिकायत होती हैं। चक्कर क्यों आ रहे हैं, वजूहात पता नहीं चल पाती, क्या कोई नर्व्स जो है वो डिस्टर्ब करी है। साथ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर भी ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं कि जब वो हैवी जो है वो बैग्स अपने कंधों पर डालते हैं तो उनके कंधे जो है वो स्टिफ हो जाते हैं और नसें जो है वहाँ पर कंप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल जो है वो पेश आते हैं। तो इन तमाम वजूहात जो कि क्रिएट हो रही होती हैं, इनसे बाहर कैसे निकलना चाहिए या इसको कैसे टैकल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे चलना चाहिए, आज प्रोग्राम के अंदर इन तमाम मौज़ूआत पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर जय पारेख है, जो कि जय प्रकाश है, सॉरी। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले थैंक यू मिस कुरत एंड मेट्रो न्यूज़ वालों का कि जिन्होंने आज के अहम टॉपिक पूरी न्यूरोलॉजी उस पर डिस्कशन जो मल्टीपल डिजीज़ आती है और उस पर हम बहस करेंगे। अपनी राय मैं अपने ख्यालात अपने प्रेजेंट करूँगा। आप जो भी पूछना चाहें या डिस्कस करना चाहें। नहीं, सबसे पहले तो हमारा सवाल यही होगा कि जो न्यूरो के मसाइल होते हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि आपने भी कहा, अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, जिसमें कमर दर्द हो जाना, अरकुनिसा का पेन होता है, कंधे स्टिफनेस हो जाती है, या फिर सर का दर्द एक बहुत बड़ी जो है वो कहते हैं ना कि इशू है बहुत बड़ा, जो कि बिल्कुल। हर दूसरा शख्स इसमें सफ़र कर रहा है। तो इस सर का दर्द अचानक से आ जाना, क्या कोई ब्रेन दब जाती है या ब्रेन हैमरेज हो जाता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं न्यूरो के बारे में बता दूं। अभी तक हम्म। कुछ लोगों को न्यूरो के बारे में है नहीं कि कौन से पेशेंट न्यूरो वालों को दिखाना चाहिए। मैं थोड़ा सा बेसिक 2 मिनट कर दूंगा कि न्यूरो हम्म। में क्या क्या आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपने अच्छी बात की, सर का दर्द, हम्म। ये न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसके बाद शुरू करें तो गर्दन पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, हम्म। जिससे में कमज़ोरी महसूस हो जाना, समटाइम्स हाथ पाँव काम करना छोड़ देना, हाथों का सुन हो जाना, हम्म। टांगों का सुन हो जाना। इसके अलावा झटकों की बीमारी, इसके अलावा चक्कर आना, समटाइम्स चक्कर हम देखते हैं। सब अगर न्यूरोलॉजी इशू नहीं है, ईएनटी है तो ईएनटी वाले देखते हैं। हम्म। इसके अलावा पेशेंट का रेशे की बीमारी से हाथ हिलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा रोडों में बेचारे शिवरिंग होती है। शिवरिंग होती है। हम्म। अक्सर कुछ मैंने देखता हूँ सदन में, 2 बेचारे गरीब होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, उनके हाथ हिलते हैं। मैं उनको हम्म। समझाया भी आपको पार्किंसन है, लेकिन वो दवाई नहीं लेते तो बेहतर हो सकते हैं। तो इसके अलावा फालिज का हो जाना, हम्म। फिर फालिज भी काफ़ी किस्म टाइप्स होती हैं। हमारे माइंड में ये आता है कि जिसको फालिज हो जाए उसको एस्पिरिन दी जाए। हम्म। तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ कि नहीं, फालिज के बहुत टाइप्स हैं। कुछ फालिज ऐसे हैं जिस पर एस्पिरिन नहीं दी जाती। तो मेरा ये ख्याल हो, तो मैं अक्सर ये केस प्रेजेंट करता रहता हूँ कि प्लीज़ आप शऊर हासिल करें, तालीम हासिल बनने से अपना इलाज खुद शुरू ना हम्म। करें। समटाइम्स एस्पिरिन नुकसानकार भी होती है। तो पहले हम टॉपिक आते हैं आज का हेडेक, ये सर का दर्द। सर के दर्द के बहुत सारे टाइप्स हैं। मुझे याद है जब मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी शुरू हुई थी तो मेरे पास तीसरी पेशेंट यंग लड़की थी, हम्म। शायद वो मुझे लाइव देख भी रही होंगी। तो वो 2 साल से उनको एज ए माइग्रेन ट्रीट किया जा रहा था अच्छा। और शी वॉज इनिशियली इम्प्रूव। देन उसका सर का दर्द जाता नहीं था। हम्म। तो जब मैंने अपनी ओपीडी प्राइस मेरे पास आई थी फॉलोअप के लिए ना, हम्म। कि सर आते मुझे कहा कि माइग्रेन है सर मुझे, और मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं इसे मजाक में उसका मूड चेंज करने में, मतलब मुझे नहीं पता माइग्रेन क्या है। हम्म। या समटाइम पेशेंट आते हैं कि सर ये मेरा एमआरआई है, देख लें। मैं बोला हम्म। मुझे एमआरआई पढ़ना नहीं है, तो आपकी तकलीफ पता है। हम्म। हमारा काम है आपकी बीमारी को देखना, डायग्नोस करना, उसका इलाज करना, वरना सो एग्जैक्टली। आपकी टेस्टों को नहीं। हम्म। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री पूछी तो कैन यू बिलीव, उसको जो डायग्नोसिस बनी वो थी क्लस्टर हेडेक। जब मैंने उनको बताया पर क्लस्टर बस ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे एक प्रोफेसर देख रहे हैं, माइग्रेन, वो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे ना, वो अपनी जगह पे सही है।
न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा जो भी होंगे डॉक्टर, उनके माइंड में यही आती है हेडेक मीन्स माइग्रेन। या माइग्रेन होता है। बिल्कुल, आपके भी जैसे माइंड में माइग्रेन। हेडेक के बहुत सारे टाइप्स है, अगर मुझसे पूछे तो मैं आपको 10-12 गिनाता हूँ। माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक, देन आ जाए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, अच्छा। इसके अलावा डिप्रेशन, समटाइम्स सर्वाइकल स्पाइनोसिस कैन कॉज लाइक हेडेक। बहुत से अच्छा, ये सर्विकल ऐसी हेमरेज टाइप्स हैं जो कि हमने कभी सुने भी नहीं सुने नाम भी कि नहीं, हम क्योंकि अगर सर के हाँ दर्द की बात करें तो बिल्कुल दो चीजें हमारे सामने आती हैं, या तो हेडेक हो रहा है या तो माइग्रेन हो रहा माइग्रेन है। यही आता है। तो जब तक आपका डायग्नोसिस अच्छा नहीं होगा ना, तो तब तक आप इलाज सही नहीं कर सकते। पेन किलर ये कह सकते हैं टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, लेकिन आपको परमानेंट इलाज नहीं देगा। सही। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जैसे कि आपने कहा कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और बेतहाशा टाइप्स होने के बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको बेसिकली है कौन सी टाइप, क्योंकि बिल्कुल आप जैसे नाम बता रहे हैं वो मैंने भी कभी नहीं सुने। जैसे मैंने कहा कि मैंने बस 2 टाइप सुनी है कि या तो हेडेक हो जाता है, या तो अगर बहुत कंटिन्यूसली पेन है आपका तो आप नाम दे देंगे या माइग्रेन है बिल्कुल आपको, और माइग्रेन के इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं बिना पूछे और उसकी मेडिकेशन भी खा रहे हैं, टोटके भी अलग कर रहे हैं माइग्रेन बिल्कुल के लिए, और ये नहीं पता होता कि कौन सी टाइप आपको हो रही है और उसका इलाज क्या करना चाहिए। माइग्रेन के एक्चुअली माइग्रेन के फिर बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर कॉमनली पूछे तो उसका कॉमन है, उसका नाम ही कॉमन माइग्रेन है, अच्छा। जिस जो कि 80% होता है। दूसरा होता है क्लासिक माइग्रेन जो कि 20% होता है। अच्छा, मोस्टली उसमें ये होता है कि उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है। अब ये नहीं किसी को शिद्दत वाला दर्द हो हम उसको माइग्रेन कहें, नहीं। आपने किसी भी डिजीज, हमारे साइंस में हर डिजीज की मेजॉरिटी की एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनी हुई है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो हम कह सकते हैं हाँ कंफर्म इसकी माइग्रेन है। देन फिर आते हैं कुछ लोग बिला वजह का एमआरआई कराते हैं। नहीं, आपको एमआरआई नहीं कराना चाहिए। अगर आपको कंफर्म है 100% के क्लिनिकल दिस इज माइग्रेन, देन आपको एमआरआई का, हाँ अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं आती, सही। देन आपको इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। बिला वजह का एमआरआई, सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट कराना, ये आपके पैसे फजूल ज़ाया करना है, बल्कि पेशेंट को मेंटली एक टॉर्चर भी देना है कि ठीक बिला है। वजह क्यों टेस्ट करा अच्छा, रहे हैं। एमआरआई की जहाँ हम बात करें, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एमआरआई कराना चाहिए, और माइग्रेन की सूरत में अगर ये ऐसा हो रहा है कि आपको उसका इलाज नहीं आपसे प्रॉपर, अगर उससे आपको फायदा कहते हैं नहीं ना हो रहा। फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर आपकी ट्रीटमेंट जो है बेहतर तरीके से नहीं हो रही, तो फिर आप उस टेस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि बिल्कुल एमआरआई इज़ नॉट अ लिटिल बट, कैसे कह सकते हैं कि छोटा टेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा टेस्ट है टेस्ट जिसको है हम कह बिल्कुल। सकते हैं। तो उस पर भी हम कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एमआरआई हमें कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना बिल्कुल चाहिए, जैसे मुझे और याद है, इसमें भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं कराना चाहिए। समटाइम जैसे मुझे याद है एक पेशेंट था जिसको मैंने क्लिनिकल डायग्नोस रखा था माइग्रेन, लेकिन पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ। मैंने फॉलो बुला था 15 डेज, तो मुझे शक हुआ समथिंग एल्स। तो जब हमने उसका एमआरआई कराया तो उसके एवी मेल फॉर्मेशन निकला, जो ओके। वीनस मेल उसी तरीके से प्रेजेंट हो रहा था जैसे माइग्रेन। अच्छा। तब हम कराते टेस्ट, बिला वजह का अपनी मर्जी से टेस्ट ना कराएं। अक्सर दिमाग में ये होता है कि यार मैंने सर एमआरआई करा के आया हूँ और मुझे सर का दर्द माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, उनके माइंड में यही होता है सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा। तो फिर वही बात आती है कि माइग्रेन का इलाज का भी एक तरीका है। अच्छा, ये नहीं है कि फर्स्ट कर जैसे आपने एक ड्रग स्टार्ट की, तुरंत एज ए न्यूरो फिजिशियन, मैं एज ए अलग डॉक्टर हूँ, फिजिशियन हूँ, ठीक है। उन्होंने एक ड्रग दे दी माइग्रेन की, अब मैं भी हर मरीज को यही ड्रग दूँ, नहीं। हर पेशेंट की एक अपनी एक क्राइटेरिया कौन सी ड्रग हमें सिलेक्शन देनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको माइग्रेन है, साथ में डिप्रेशन है, मैं एक ही गोली दूं जो दोनों को ट्रीट करे। दोनों को ट्रीट कर एक सके। पेशेंट है जिसको माइग्रेन है और ब्लड प्रेशर है, मैं एक ही ड्रग दूं जो दोनों को कवर करे, ये है। एक पेशेंट है जिसको माइग्रेन है, साथ में हैवी वेट है, वजन बढ़ा हुआ है, वो कहते हैं सर मेरा वजन भी कम हो जाए, बिल्कुल एक ड्रग जो दोनों को कवर कर सकती है। अच्छा, इस तरीके से एक पेशेंट जिसको एपिलेप्सी है विथ माइग्रेन है, यानी मल्टीपल काम होने वाली है। मल्टीपुल, एक ही कहते हैं 3 हाँ, से 2 निशान, वो ठीक करना है। चाहिए। आप बिला वजह की अपनी मर्जी से इलाज शुरू ना करें। अच्छा, मैं अमूमन डॉक्टर्स को देखती हूँ, जैसे कि आपने भी कहा कि आप एक मेडिसिन से 2-3 इलाज करें, ऐसी मेडिसिन को बिल्कुल आपको देनी चाहिए दूसरों को। लेकिन मरीज़ जो है वो जाते हुए कतराते ही आई थिंक डॉक्टर के पास इसलिए हैं क्योंकि जब वो जाते हैं तो इतना बड़ा उनको एक मेडिकेशन का स्लिप दे दिया जाता है कि इसमें आप इसकी ये खा लें, इसकी मेडिसिन आप ये खा लें, अगर आँखों में दर्द है तो ये लगा लें। तो मतलब एक कंप्लीट जो है ना डायग्नोस्टिक स्लिप होती है उनके पास, बिल्कुल जिसके अंदर तमाम चीज़ें उनकी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मेडिकेशन होती हैं। तो शायद यही वजह एक और भी है कि मरीज़ जो है वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि हमें महंगाई इतनी है और ऊपर से मेडिसिन की इतनी बड़ी स्लिप दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग खाते हैं तो उनकी और ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ना कि कम होती हैं। जी, मैडम इसमें कोई शक नहीं है। एक डिजीज होती है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, यानी दवाओं के लेने से भी सर का दर्द। आप बिला वजह पेन किलर ले रहे हो, फर्स्ट करो हर पेन, जिसमें बॉडी में पेन है, आपको आदत हुई है पेन किलर लेने की, उससे भी सर का दर्द होता है।
तो आपको बिला वजह ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, और नंबर वन। आजकल तो बड़ी कॉमन है, हर दूसरे बंदे से आप पूछे कहते हैं पैराडोल खा रहा हूँ, बिल्कुल पेनाडोल खा वो रहा तो हूँ, लेकिन पैरासीटामोल, आप सबको अच्छा पता है आप कि वो उनसे सर अब दर्द बुखार इन तमाम बिल्कुल चीज़ों की, वो डॉक्टर के पास जाने की वो कहते हैं ना कोफ्त नहीं करते, कोफ्त वो नहीं ही नहीं करते, करते कि हम डॉक्टर के पास जाएं, बस पैराडोल खा लो या पोस्टन खा लो या बिल्कुल, या ब्रोफिन खा पेन लो। किलर खा लिया, हाँ नेप्रोक्सेन ये खा ली। अच्छा उनसे अगर फर्स्ट को समटाइम हम कोई लिखते हैं ड्रग्स जो स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, सर इसके कोई नुकसान तो नहीं है। अच्छा खुद जो ना पेनाडोल नेप्रोक्सेन खा रहे हैं सालों से, सर उसका तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा आप डॉक्टर हो, जबकि उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, हाँ थोड़े से कम या ज़्यादा लेकिन हो सकते हैं। जैसे आपने एक नाम लिया पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल खाने से लिवर फेलियर हो सकता है कि ज़्यादा खा रहे हो। एग्जैक्टली। अक्सर पॉइजनिंग में आती हैं, 20-20 गोलियाँ 50 गोलियाँ खा ली पॉइजनिंग में। वो पेशेंट हमारे पास आते थे जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था जिना हॉस्पिटल में। तो हर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स है। फिर आ जाती है अच्छा माइग्रेन के बारे में कुछ गलत कॉन्सेप्ट हमारे कुछ डॉक्टर से फैला हुआ है कि माइग्रेन का इलाज नहीं। बिल्कुल आधे सर का इलाज है, मुमकिन है, लेकिन अगर सही तरीके से इलाज सही तरीके से काउंसलिंग की जाए तो बेहतर हो सकता है। जैसे कि आपने बात कही कि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, यानी ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मेडिसिन पे रहते हैं या तो बिल्कुल इंजेक्शंस पे रहते हैं, बिल्कुल और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जा ही नहीं रहा, वॉमिटिंग्स की भी शिकायत है, नौजिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ड्रिप्स की सूरत में जाते हैं। बिल्कुल तो इस तरह के इशूज़ में कहा जाता है कि नहीं है इसका कम्प्लीटली इलाज नहीं है, आप माइग्रेन के पेशेंट है, आपको कभी भी अटैक आ सकता है। जी। तो क्या आपकी नॉलेज के अंदर, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपने कहा कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है चीज़ है जो कि इलाज के काबिल ना हो, अगर इसको कम्प्लीटली लेकर चलें तो किस तरीके से लेकर जा सकते हैं या इसको कैसे जो है वो आगे कैरी कर सकते हैं, ये बात तमाम चीज़ें आपसे जानूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे माइग्रेन इश्यूज़ के हवाले से, हेडेक के हवाले से। माइग्रेन की हम अमूमन बातें सुनते रहते हैं, ये कॉमनली हम ये सुनते हैं कि जिस तरीके से माइग्रेन होता है, और ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने डॉक्टर जयप्रकाश से ये सवाल किया था कि जिस तरीके से माइग्रेन की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंडेशन देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, और वो कहते हैं कि ड्रिप्स या फिर इंजेक्शन या फिर जो मेडिकेशन वो लोग इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो जब भी आपको अटैक आएगा माइग्रेन का, आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा और उसी को साथ लेकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, लेकिन इसका कम्प्लीटली निजात और छुटकारा नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है जैसे कहा जाता है कि एपिलेप्सी को कभी इलाज नहीं है, बिल्कुल है इलाज। लेकिन वही बात है, अगर प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट सही लेनी चाहिए, काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो इलाज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीट 100% खत्म हो जाता है, लेकिन बेहतर हो जाता है। सही। आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। जैसे मिसाल कहूँगा, एक पेशेंट को हम जो माइग्रेन के पेशेंट है, हम उनको यूजली 3 मंथ्स का रिकमेंडेशन देते हैं ड्रग्स का, समटाइम्स मैक्सिमम 6 मंथ का जाता है। तो हम उनको बोलते हैं फॉलो अप आइएगा 15 दिन के बाद। वो क्या कहते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, 3 महीने बाद आते, 4 महीने बाद आते, जबकि हम इनिशियली लो डोज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। हमसे देखते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट आई। अगर ड्रग्स इंप्रूव हम उस डोज को बढ़ाते हैं, लेकिन मरीज क्या आते हैं 3-6 महीने खाते हैं, एक मेरी साल, पोटेंसी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो पेशेंट्स क्या करते हैं, वो 1 साल बाद आते हैं कि सर शुरू में बहुत बेहतर रिस्पॉन्स हुआ था, फिर मैंने दवाएं छोड़ दी, अब फ़ायदा नहीं हुआ। फिर गलत कॉन्सेप्ट यहाँ जाते हैं कि माइग्रेन का इलाज नहीं है। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर कोई मरीज़ है, वो दवाई अपना कोर्स है वो चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब उसको आराम आ जाता है तो उसके बाद वो छोड़ देता है, बीच में बिल्कुल। स्किप कर देता है, जिसकी वजह से उसे लग तो रहा होता है कि अब मैं स्टेबल हो गया हूँ, लेकिन आगे जाके उसको फिर दोबारा से वो शिकायत शुरू हो जाती है। बिल्कुल, मेरे पास अक्सर यही शिकायत आती है कि या तो वो ड्रग्स खुद अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, या तो जो मैं काउंसलिंग करता हूँ इन फैक्टर से आप बचिएगा, वो दोबारा से, फिलहाल तो मेरा कहना मानते हैं, लेकिन बाद में दोबारा से वो लापरवाही करते हैं, फिर उनको हेडेक। मिसाल बता रहा हूँ, तो उनको ये कहता हूँ कि माइग्रेन के लिए आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। ठीक। जैसे आप लेट नाइट हमेशा सोते रहेंगे, 4 बजे सो रहे, 5 बजे सो रहे, मोबाइल चला रहे, लैपटॉप, आपको हेडेक होगा। शायद इनिशियली कम हुआ करिए, 4-5 बजे सीवियर पे चला जाएगा। या आप बिला वजह स्ट्रेस लेंगे छोटी छोटी बातों पे, चाहे स्टडी पर्पज़ हो, चाहे जॉब पर्पज़ हो। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेस नहीं हो सकता, स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन और एक लिमिट होती है। अब बिला वजह को स्ट्रेस थोड़ी सी मैं कहूँ कि यार मेरा आज इंटरव्यू है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये किसको स्ट्रेस है, पापा जो होगा एंजाइटी है basically। एंग्जाइटी। अगर आपने इस चीज़ को कवर करें तो आपको माइग्रेन के चांसेस कम होंगे हेडेक होने के। या समटाइम्स हम कहते हैं चॉकलेट वाली चीज़ें कम खाया करें, अच्छा, लेकिन वो हाँ मीठे, तो स्पेशली चॉकलेट हो ना, वो थोड़ा सा बढ़ाती है, या कॉफ़ी, एंजाइटी बढ़ाती है आपकी। ये माइग्रेन को बढ़ाती है एक्चुअली। अच्छा। कॉफ़ी और चॉकलेट ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ाती है। हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन वो ज़्यादा खाते रहते, कॉफ़ी की आदत होगी दिन में 4-5, एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल, तो आपको माइग्रेन का अटैक्स कराएगी।
तो अगर ये चीज़ कंट्रोल करते काफ़ी पेशेंस इंप्रूव हो गए अच्छा, मेरे। जैसे माइग्रेन की आप बात करें और आपने कहा कि इसकी बड़ी टाइप्स हैं, हेडेक की भी और डिफरेंट तरह के सर दर्द की भी टाइप्स हैं। माइग्रेन में किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं? यानी अगर इंसान नोटिस करे कि उसको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, तो उसका नॉर्मल हेडेक है वो, या फिर वो माइग्रेन की तरफ जा रहा है? बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले जो गलत कॉन्सेप्ट है कि आधे सर के दर्द को माइग्रेन कहा जाता है। अगर पूरा सर दर्द हो तो माइग्रेन नहीं होता, ये गलत कॉन्सेप्ट है। यही कहा जाता तो है। अगर हमें कॉमनली, मैंने कहा एक वर्ड होता है कॉमन, 80% जो माइग्रेन है उसमें थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले होता है ड्यूरेशन। अगर एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे से लेकर 72 घंटे 72 आवर्स तक सर का दर्द रहे, अच्छा, तो ये माइग्रेन की तरफ जा रहा है। नंबर यानी 1, 3 डेज। यस 3 डेज तक जा सकता है। नंबर सेकंड, अगर आपके अटैक्स मोर देन 2 हो महीने में, तो आपको माइग्रेन की तरफ जा रहा है। देन 4 में से कोई भी 2 चीज़ें हो, जैसे कि यूनिलेटरली एक साइड पे, दूसरा मॉडरेट टू सीवियर यानी उसकी शिद्दत हल्की नहीं, बीच या शदीद हो, 2, तीसरा पल्सेटाइल जैसे दिल की धड़कन या नस की तरह दर्द आपको होना, महसूस हो कि नस आपकी नस वाइब्रेट फट कर रही रही है। है। अक्सर मरीजों तो नस फट रही है मेरी ना, फट जाएगी। 3 या चौथा, आपकी लाइफ जो डेली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए उससे, या उससे बढ़ जाए। अब इन 4 में से कोई भी 2 चीज़ हो। फर्स्ट करें, एक पेशेंट है जिसको दोनों तरफ सर में दर्द हो रहा है, लेकिन उसका शिद्दत जो है सीवियर है, साथ में उसके लाइफ डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रही, तो ये माइग्रेन में आ गया। तो इन 4 में से कोई भी 2 चीज़ें हो। देन आता है इन 2 में से कोई भी एक चीज़ हो। कौन सी? एक हो नाजिया, वोमिटिंग, यानी दिल कच्ची हो जाना या उल्टी हो जाना, सर दर्द की वजह से। बिल्कुल। सेकंड है फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, यानी रोशनी का बर्दाश्त नहीं होना लाइट या ना जलना। आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना। देन होता है कि आखिरी हमारा जो न्यू अभी एडिशन हुआ उसमें यह है कि अदर क्राइटेरिया उसमें फिट ना हो, यानी कोई और डायग्नोसिस फिट ना हो, जिसमें चाहे इन्वेस्टिगेशन वो फिट आपकी नॉर्मल आ जाए, हम उसको कहते हैं माइग्रेन। तो ये है एक्चुअली, अगर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरी करते तो हम कह सकते हैं माइग्रेन, अदरवाइज हम हर हेडेक को माइग्रेन नहीं कहते। सही, यानी ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई हैं इसका होना लाजमी, और अगर वो बिल्कुल। 3 डेज के साइकिल में अगर आपकी रनिंग हो रही है ये तमाम चीज़ें, तो बिल्कुल। इस मीन्स के वो माइग्रेन की तरफ इशारा एटलीस्ट कर रही ड्यूरेशन है। 4 आवर्स कम से कम हो, ठीक है। 4 घंटे का सर का दर्द हो। इससे मैंने एक मिसाल बताया, पेशेंट जो मेरे पास आई थी उसका सर का दर्द होता 1-1.5 घंटा, कभी 40 मिनट, कभी आधा घंटा, फिर बेहतर हो जाता था। लेकिन हम लोग तो पेन किलर्स भी ले लेते हैं ना, कि अगर हम 1 घंटा 2 घंटे ज़्यादा हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हम पेन किलर की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि अब हर दूसरा शख्स जो है वो पेन किलर की तरफ जाता है, वो पैनाडोल खा ली तो उसका बेहतर हो गया, लेकिन उसके बावजूद पैनाडोल अपना असर कब तक दिखाएगी? 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, और उसके बाद फिर हम दोबारा यही काउंसलिंग वहीं पे आ जाते हैं बिल्कुल, हम यही काउंसलिंग की कोशिश क्या करें, पेन किलर्स ना खाएं। आप थोड़ी सी अपने आप को बर्दाश्त करें। हम कहते हैं कि हल्का फुल्का दर्द में पेन किलर ना खाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, आपको वैसे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बॉडी को थोड़ा सा आपने आधा घंटा रेस्ट कर दे दिया ना, आपका पेशेंट बस लेकिन वैसे अगर हम बेहतर हो सोसाइटी की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बड़ी ज़रूरत बहुत होती है, ज़रूरी क्योंकि अगर हम हर दूसरे शख्स की बात करें, अब तो हम यंगस्टर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वो जो है वो सर के दर्द का शिकार है, और इस तरीके से कि उनकी शायद लाइफ रूटीन अच्छी नहीं है, और जैसे कि रात को देर तक जागना, सुबह उठ के स्कूल चले जाना, इस तरह की रूटीन के अंदर भी सर का पेन का जो लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता है। इसमें कोई शक नहीं। आजकल जो हमारे पास ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं वो है गर्दन का दर्द और सर का दर्द, बैक साइड में कमर का दर्द। और उसके मेन वजूहत 2 हैं। एक आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी नहीं है, जिसमें आपका हैवी वेट उठाना, कोई भी काम मुश्किल 4-4 घंटे करना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी ऑफिस में लैपटॉप चला रहा हूँ, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं उठता नहीं हूँ, ये गलत काम है। पोस्चर वैसे ही रहता है ना। पोस्चर, जैसे आजकल ये है मोबाइल, कोई बंदा मोबाइल चला रहा है गर्दन रात नीचे को रख के, 4-4 घंटे यूं बैठ के लेटना या यूं देखना, मैं सख्ती से मना करता हूँ ये ना चलाया करें, आपको सर्वाइकल पेन शुरू हो जी, जाएगा। सर्वाइकल तो हर दूसरे शख्स को है। बहुत काम है, और ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करना, आपकी लाइफस्टाइल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल करना। जैसे एक बंदा गाड़ी चला रहा है 6-6 घंटे मुश्किल गाड़ी चलाता है, भले प्यास लग रही है, भूख लेने गाड़ी, जब तक मैं सफ़र पूरा नहीं करूँ मैं नहीं छोड़ता, तो उसको बैकेक शुरू हो जाता है। अच्छा। मेरे पास ज़्यादातर आती हैं वो टीचर्स आते हैं बैकेक सर्वाइकल पेन की वजह से। वो क्या करती है, 4-4 घंटे बैठ के लैपटॉप चलाती हैं, बैठ के पढ़ाती हैं। मैं कहता हूँ आपके स्कूल में एक दिया हुआ है 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? ताकि आप बेहतरीन- उसमें चलें कि अपने फिरें, आप को पानी चेंज पिएं। करें ताकि आपको बॉडी आपके नॉर्मल पोस्चर पे आ जाए। बिल्कुल। या मेरे पास आते हैं स्पेशली बैंकर्स, बैंक में क्या करते हैं, काम करते हैं, पैसे गिनते, बैठने की रूटीन है। बिल्कुल बैठने की स्टेट। बच्चे आते हैं जो आजकल मोबाइल चलाते हैं, मैं अपने घर में सख्ती से मना करता हूँ मोबाइल चलाओ, ठीक है मना नहीं कर रहा, लेकिन 50 मिनट्स 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और बच्चों के आजकल हैवी वेट्स जो Heavy कि weight। बैग्स वो कैरी करते हैं, उनकी वजह से भी जो और सर्वाइकल इश्यूज कुछ टाइम होते हैं। पहले ये इशू उठा था मीडिया पे कि हैवी बैग, बिल्कुल सख्ती से मना करनी चाहिए। मुझे नहीं पता हमारे कुछ
सोशल एक्टिविटीज या गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। एक लिमिट होता है वजन उठाना। जैसे फर्स्ट करो, मैं एक वजन उठा सकता हूँ 20 kg, अगर आप मुझे 30-40 kg देंगे तो शायद मुझे भी बैक डेवलप हो जाएगा। एक बच्चा 10 साल का 8 साल का, आप उसको हैवी बैग दे रहे हो, ऑटोमेटिक अभी तो शायद कुछ ना हो लेकिन बाद में उसको बैक डेवलप होगा। इस पे थोड़ा सा इशू होना चाहिए। मैं कहता हूँ मीडिया वालों को शायद इस पे उठना चाहिए कि किस तरीके से स्कूल को ट्रेन करें कि आप कुछ बुक्स स्कूल में रख लें, कुछ बच्चे लेके आए, ताकि उसका वेट कम हो। ये नहीं कि सारे बुक्स बच्चा लेके आए रोज रोज वापस लेके जाए। टाइम ये थोड़ा टेबल सा इश्यूज़ की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं और बच्चों के ऊपर वेट कैरी करने का जो मामला है ये उरूज पर पहुंचते जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे सर्वाइकल का शिकार हो रहे हैं, बच्चों के शोल्डर स्टिफनेस की मसाइल जो है वो दरपेश हो रहे हैं और इतनी सी उम्र के अंदर बच्चों को बहुत सारे पेन्स जो है वो लाहक हो रहे हैं। तो इस पर नोटिस लेना चाहिए तमाम चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे कि आपने कहा कि सर्वाइकल इशू बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और इंपॉर्टेंट से मुराद कि अब हर बंदे की कहते हैं ना कि ज़बान पर ये इशू है कि भाई हमें सर्वाइकल हो रहा है। एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल होता बिल्कुल है, होता है। क्योंकि स्ट्रेस का प्रेशर आपके शोल्डर पे पड़ता है और शोल्डर से जो है वो पूरी सर्वाइकल आपकी पेन जो है वो रन करता है आपकी बैक तक। तो ये बैक का जो पेन होता है या जो सर्वाइकल का पेन होता है, ये हम लोगों को देख रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि सर्वाइकल इशू है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का रूटीन नहीं नहीं बनाते बनाते या हो। सर्कल के अंदर नहीं लाते। या तो फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी नहीं जाते, क्योंकि इतना लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वो निकाल कर अपनी ज़िंदगी कोई वक्त दे सके। तो इस तरह के सर्कल के अंदर क्या करना चाहिए? मैं इनको सबसे पहले काउंसलिंग ये करता हूँ, प्लीज़। वहाँ पर भी क्या होता है, पेशेंट ले रहे होते हैं 2-2 महीने से पेन किलर्स, और एक नहीं 3-3 पेन किलर्स ले रहे होते हैं। और मुझे याद एक पेशेंट जो मेरे पास आया था जो कि तकरीबन 2 साल से 2 पेन किलर खा रहा था सुबह शाम। उसका आंखों में रीनल फेलियर चला गया था। Oh my God. तो उस समय मैंने बहुत समझा आपने क्यों ये बेवकूफ़ी की। सर मुझे दे रहे थे, मैं भी खा रहा था। तो मैंने पेन सबसे पहले उसका पेन किलर स्टॉप की। सेकंड मैंने उसको काउंसलिंग किस तरीके से आप इस चीज़ से बच सकते हो। अब एक पेशेंट है जिसको डिस्क बल्जिंग हो गई है, अब क्या कर सकते हो? ये तो नहीं आप उसको कहेंगे डिस्क पीछे चली जाए, नहीं हो सकती। या तो सर्जरी है नंबर 1, आप चाहते हो मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा भले मर जाऊँ। अब मैं पेशेंट को ये तो नहीं कहूँगा आप सर्जरी कराओ वरना भले, ठीक है, अगर वो अपनी जिद पे, मुझे उसको पेशेंट को ठीक करना है। फिर मैं उसको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बता दूँ। सबसे पहले उसको बताऊँ अपनी पोस्चर चेंज क्या करें, नंबर 1। सेकंड मैं इसको रिकमेंड करूँ फिजियोथेरापी एटलीस्ट 1 मंथ लाजमी कराएं, ठीक है। देन आप फिजियोथेरापी से रिकमेंड कितने महीने करानी चाहिए। थर्ड मैं इनको कहता हूँ कि वॉक किया करें। तो वॉक से एक तो आपका वजन कम होगा, नंबर दूसरा ये पोस्ट वॉक से आपके रिलैक्सेशन मिलेगी, काफ़ी मसल स्टेज जो बने हुए ना वो बेहतर हो जाती है। ठीक। तो इन चीज़ों से आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट 50% ला सकते हैं। मुझे याद है कल भी एक पेशेंट थी, जो फीमेल थी, मेरे पास आई थी तकरीबन 3 मंथ्स बैक। वो आई थी स्ट्रेचर पे, सीवियर बैक और सर्वाइकल पेन था। अच्छा। माशाल्लाह कल तो वॉक करके आई है। उसके साथ उसका बेटा भी था, उसको भी पेन होता। तो मैं उनको काउंसलिंग का वॉक किया, आपका वजन ज़्यादा है, उसका वजन अराउंड 88 kg। तो मैंने कहा वजन अपना कम करें, कोशिश करें 70 तक लेके आए। मैं ये नहीं एकदम से 6 से 12 महीने के अंदर आपका काफ़ी हद तक, जैसे अभी इंप्रूवमेंट आई है ड्रग्स के साथ, फिजियोथेरापी के साथ, लेकिन आप चाहती हो सर मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती, तो वज़न कम करें। तो उसका बेटा यही कह रहा था, मैडम मम्मी मुझे भी दर्द होता है लेकिन डॉक्टर ने मुझे सिर्फ वर्जिश बताई, आज मैं वर्जिश नहीं छोड़ता, पूरे 7 दिन करता हूँ, तो माशाल्लाह मैं इंप्रूवमेंट हूँ बगैर ड्रग्स के। तो यही एक एग्जाम्पल है। तो उस टाइम मैंने यही कहा, देखो आप अपने बेटे से सीखें, चाहे मुझसे ना, अपने बेटे से सीखें। वो ऐसे मेरा ही है, और कहना जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइजेस का, वॉक का ये रुझान बहुत कम होता जा रहा है बहुत हमारी कम है। ज़िंदगियों के अंदर, क्योंकि क्या, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम लिमिटेशन बहुत है हमारी ज़िंदगियों में। टाइम नहीं निकाल पाते, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते कि 20 मिनट्स निकाल लें जिसमें हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर लें, या अगर नेक में पेन है तो उसकी एक्सरसाइज कर लें, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे तो आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी काफ़ी एक्सरसाइजेस अच्छा, हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी समटाइम उनको सिखा देता हूँ। जैसा मेरे पास आते हैं बेचारे बलूचिस्तान के पेशेंट्स ना, वो गांव से होते हैं, उनके पास वहाँ पर फिजियोथेरापी की चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं इनको ट्रेन कर लेता हूँ, अपने घर वालों से भी फिजियोथेरापी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कहूँ नहीं आप कराची रोज़ाना आए फिजियोथेरापी कराएं या एग्जैक्टली, किराया आसान भी नहीं होता। कहना मुश्किल, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो मैं उनको ट्रेन कर लेता हूँ, घर पे भी इस तरीके से करा सकते हैं। सही, ये यानी चीज़ घर पे भी एक्सरसाइज का अपना कर जो है वो इन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं कि कोताहियाँ हमारे अंदर भी हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से बात जाने से लोग डरते हैं तो कोताही करते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा अच्छा, पाते। मैं ये भी कहता हूँ वॉक से सिर्फ ये नहीं कि आपका बैक एक सर्वाइकल पेन बेहतर होगा, मैं कहता हूँ वॉक से आपकी हर डिजीज का इलाज है। लाइक डायबिटीज का फर्स्ट अगर ट्रीटमेंट देखो तो एग्जैक्टली, उसमें वो लोग वॉक भी है, वॉक देते हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, वॉक, वॉक। कोलेस्ट्रोल, वॉक। अच्छा, कुछ लोगों को पेशेंट कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है ना, आज के हर मरीज को देखो सब मेरा लिपिड प्रोफाइल लिख के दो। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी एशियंस का तो वैसे लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ होता है। आपने करना क्या है, कैसा देखूंगा बढ़ा हुआ है तो मैं गोली स्टार्ट करूंगा। एक माइंड पहले मरीज का बना हुआ है कि हम शायद, मेडिकेशन खाएंगे बस। तो मैं कहता हूँ कि मेडिसिन कब तक खाएंगे, मैं इनको ये मजाक करता हूँ कब तक खाएंगे, सर ये नहीं पता।
ये मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर हमें ये बताया गया कि आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा को दवा शुरू करनी है। अरे बाबा, ऐसा नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसमें भी सबसे पहले आपकी वॉक, डाइट कंट्रोल, देन आपकी ड्रग्स है। जैसे डायबिटीज़ की इनिशियल ट्रीटमेंट भी पहले वॉक, डाइट, देन ड्रग्स है। ये नहीं आप हर चीज़ पे पहले दवाओं पे आ जाए। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी कम होती जा रही है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो इससे काफ़ी हद तक आप मेडिकेशन की तरफ जाने से बच सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बहुत सारे नर्व्स डिसऑर्डर के बारे में, लेकिन नर्व्स डिसऑर्डर इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और मसल डिसऑर्डर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों वजूहात के बारे में हमने बात की। सर्वाइकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हर दूसरा शख्स इसमें इसका शिकार है। साथ ही साथ फालिज का अटैक हो जाना, ये बड़ा एक मसला है। डॉक्टर जयप्रकाश से जानूंगी, ये फालिज का अटैक जो हो जाता है, अमूमन हम कहते हुए सुनते भी हैं डॉक्टर्स को कि फालिज का अटैक आ गया आपको, अब इसको आगे किस तरीके से कैरी करना चाहिए? क्योंकि फालिज के मरीज तो ज़ाहिर है मुकम्मल बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, या तो अगर उनकी नर्व्स जो है वो ब्रेन की डैमेज होती है तो फिर उनको कुछ सोचने समझने की सलाहियत या कोई रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत जो है वो उनके अंदर नहीं बाकी रहती। तो इस तरह के पेशेंट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरीके से उसको लेके चला जाता है? सबसे पहले हम फालिज पे आए कि फालिज होता क्या है। तो फालिज बहुत सारे टाइप्स है। एक फालिज वो है जिसमें खून का सप्लाई बंद हो जाना, जिसे कहते हैं इन्फार्क्ट। एक फालिज वो है जिसमें खून की नस फट जाना, जिसे कहते हैं हेमरेज। एक वो होता है जिसके ट्रॉमा गिरने की वजह से फालिज होता है, जिसे कहते हैं सबरकन हेमरेज। चाहे वो गिरने की वजह से भी हो या कुदरती लोगों की ना खून की दो शिरानियाँ वापस से मिली हुई होती है, उसका ब्रेक डाउन, टूट जाना, और ये भी सबकन हेमरेज कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं बेचारे बलूचिस्तान से, जिनको फालिज जो होता है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन उनका इलाज चल रहा होता है। जैसे लाइक इमेजिंग, सीटी स्कैन या एमआरआई के अलावा, तो उनका इलाज चल रहा था सर 2 साल से। उसका हाथ बिल्कुल नहीं उकरा हुआ है, टांग काम नहीं करी, बिस्तरे पे है या व्हील चेयर पे लेके आते हैं। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, सर फायदा नहीं हुआ। यार पहले ये बताओ मुझे फालिज हुआ कौन सा? सर ये तो हमें भी नहीं पता। जो हमारा डॉक्टर या जो भी हमारा इलाज कर हिस्ट्री नहीं पता होती। बिल्कुल हिस्ट्री या हमें कोई डायग्नोसिस नहीं पता होती कौन सा। सबसे मैं इमेजिंग तो करो, मुझे क्या पता कौन सा स्ट्रोक हुआ है आपको, नंबर 1। नंबर 2, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये, जैसे आपने कहा कि माइग्रेन का इलाज नहीं है कि स्ट्रोक से हो गया अब पेशेंट चल नहीं सकता, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। स्ट्रोक पे पेशेंट वॉक कर सकता है, चल सकता है, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा स्ट्रोक हुआ है, नंबर 1, कौन सी सीवियरिटी है उसको, उसके साथ रिस्क फैक्टर्स क्या है, नंबर 3। और स्ट्रोक होने के बाद हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला होता है कि दोबारा स्ट्रोक ना हो। असल हमें ये केयर करनी है, दोबारा स्ट्रोक का वो डेंजरस होगा, नंबर 1। सेकंड होता है जो स्ट्रोक के साथ जो वीकनेस या जो भी चीज़ें डेवलप होगी, हमें उसको इम्प्रूवमेंट में लाना ताकि अपनी बंदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा, यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगी। स्ट्रोक की जैसे कि आपने बात की, क्या स्ट्रोक का एक लेवल ये भी होता है कि जब आप हाइपरटेंसिव होते हैं या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वो भी एक रीज़न बनता है? बिल्कुल। फिर स्ट्रोक के अगर मुझसे पूछे सर काजेज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे काजेज। जैसे आपने कहा कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं, अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपको फालिज स्ट्रोक करा सकता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर आपका दिल का अटैक भी करा सकता है। सेकंड, आपके कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल नहीं, आप वॉक नहीं कर रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, आपका डाइट कंट्रोल नहीं है, तो यस इट कैन काज स्ट्रोक। थर्ड, अगर पेशेंट दिल का मरीज है, वो दिल के डॉक्टर को नहीं दिखा रहा, फॉलो पे नहीं जा रहा, तो इट कैन काज स्ट्रोक। दिल की धड़कन तरतीब से नहीं चल रही, एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, ये भी स्ट्रोक करा सकता अच्छा, है। हाथों का शिवर कर जाना, जैसे कि हम देख रहे होते हैं बाजू का लोगों को बीमारी इतनी नहीं होती और वो नॉर्मली अपनी ज़िंदगी के रूटीन की साइकिल में चल रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ पाँव शिवर कर रहे होते हैं, या वो अगर ग्लास कैरी कर रहे हैं या कोई चीज़ कैरी कर रहे हैं तो उनकी शिवरिंग वाले मूवमेंट होती बिल्कुल। है। तो ये क्या वजूहत होती है? क्या नर्व्स की कोई डिस्टर्बेंस हाँ, होती इसमें है? भी ये होता है कि मेरे पास 2-3 मरीज ऐसे आते हैं कि सर मेरा हाथ हिलता है, मुझे कहा गया कि फालिज है। अरे जब मैंने एग्जामिन किया तो उनको स्ट्रोक नहीं था। एक पेशेंट था जिसको सिर्फ असेंशियल ट्रेमर्स है। आपने देखो कुछ मेरे डॉक्टर दोस्त भी हैं, ये रूटीन लाइफ में होता है, कुछ लोगों के हाथ हिलते हैं, चाहे वो सर्जरी करते दौरान या काम करते दौरान, लिखने के दौरान उसके हाथ हिलेंगे। अगर आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है और आपने इमेजिंग फर्स्ट करो, आपको लग रहा है कि चलो करा लेते हैं स्टेप्स, वो भी नॉर्मल, तो देन हम करते हैं इट इज़ अनसेशल। असेंशियल की मीनिंग कोई काज ना हो, यूजली फैमिली हिस्ट्री मिलती है, समटाइम्स उसमें कोई काज नहीं होती और हाथ हिलते हैं, सही। फिर हम उनको काउंसलिंग करते हैं, 1-2 ड्रग देते हैं, पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी को। एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके हाथ हिलना पहले एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में आहिस्ता बढ़ता बढ़ता टांगों पे आ जाता है, या सर का हिलना, बात करने में मसला, चलते हुए झुक के चलते हैं। दिस इज दी पार्किंसन डिजीज, जिसे उर्दू में कहा जाता है रेशे की बीमारी। हाँ, ये कहते हैं कि इसका भी इलाज नहीं, बिल्कुल इसका इलाज है, अपना पेशेंट नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे याद है मेरे फेसबुक पे भी है,
एक पेशेंट था जो कि रिक्शा चलाता था, उसका हाथ हिलता था, तो उस बेचारे रिक्शा फिलहाल टेम्परेरी बंद करके मेरे पास आया था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैंने जब उनको एग्जामिन किया, माशाल्लाह वो अब अपनी रिक्शा चला रहे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बिल्कुल आप हर चीज़ का इलाज है अगर प्रॉपर टाइम पे लिया जाए तो। सही, यानी आप कह रहे हैं कि चीज़ों के इलाज मुमकिन है, लेकिन बिल्कुल लोग है। जो है वो उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग चलते रहते शायद हैं। हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमारे यहाँ इनिशियली जो चले जाते हैं पेशेंट नहीं वो आते। नहीं आते अपने इलाके में ही, चाहे वो नॉन मेडिकल इलाज अताई स्टार्ट, डॉक्टर के बिल्कुल पास और अताई इस डॉक्टर तरीके पास। से जो है वो रुजू कर लेते हैं, या हमारे फिर खुद सबसे मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, हमें ये बिल्कुल मेडिसिन दे दें। सबसे पहले अगर हम कहें तो यहीं से बंद करना चाहिए, जो कि मेडिकल स्टोर ओवर द काउंटर ड्रग्स सबसे पहले यहाँ पर बंद होना चाहिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। सेकंड, नॉन MBBS डॉक्टर्स, ये जो कि हमारे मुआशरे में एक कहा जाए कि जुल्म किया हुआ है बहुत हद से ज़्यादा है। अब फिर हमारे पास जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि उनकी फीस कम है और इनिशियली अवेलेबल है। नहीं, वो तो डॉक्टर्स ही नहीं है ना, वो तो आपकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। अताई खेल रहे हैं। डॉक्टर को तो अगर हम बात करें तो उनके पास तो डिग्री नहीं है, वो तो एक, अगर हम कहें भी तो एक डॉक्टर के अंडर जो है वो काम करके कुछ सीखे होते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बन के वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते जो एक पर्टिकुलर जो डिग्री याफ्ता डॉक्टर होता है वो फ़राइज़ अंजाम दे सकता है। और कहते हैं ना कि हर इंसान के ऊपर एक अबूर होता है, तो जो डॉक्टर जिस चीज़ का है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बिल्कुल। अगर एक न्यूरो सर्जन है तो आप उसके पास अपने न्यूरो का मसाइल लेकर जाएंगे, ना कि ऑर्थो के मसाइल लेकर जाएंगे। तो ये चीज़ भी बड़ी कॉमनली हमारी सोसाइटी में देखी जाती है कि आप एक डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास चले तो जाते हैं, लेकिन फिजिशियन आपके तमाम मसाइल को हल नहीं कर सकता। वो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी की टैबलेट तो दे सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको जो है वो आपके अगर दीगर मसाइल है तो उस पर कभी भी आपको ट्रीट नहीं कर सकता है या आपको नहीं बता सकता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोज कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर बिल्कुल। हम ये हेडेक की बात करें, चीज़ों की बात करें, साथ ही हमारे अंदर और भी चेंजेस आती हैं ज़िंदगी के अंदर। अगर कॉमनली हमें बहुत ज़्यादा पेन है और हम सफ़र कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सर्वाइकल पेन भी है, हेडेक भी है, माइग्रेन का इशू भी अगर आ रहा है आपको, हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि हमारी मेमोरी जो है बड़ी इफेक्ट होती है। Yes. मेमोरी लॉस जो है वो हम कहते हैं ना कि चीज़ें रख के बेध्यानी में भूल गए, उसके बाद हमें याद ही नहीं आ रही, हालांकि 2 मिनट पहले का वाकया है और उसके बाद जो है हमें याद ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बिल्कुल, डिमेंशिया जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और समटाइम पेशेंट कैसे से मुझे डिमेंशिया है, डायग्नोसिस, डिमेंशिया इज नॉट डायग्नोसिस। डिमेंशिया एक्चुअली इट्स ए इंग्लिश वर्ड, याददाश्त, चीज़ें भूल जाना, ठीक है। तो फिर उसकी देखें उसके भी फिर काजेज हैं। अगर डिपेंड करता है एज, एक पेशेंट है जो 50 साल से ज़्यादा है और उसको याददाश्त चीज़ डे बाय डे उसकी ख़राब होती जा रही है, जबकि आपके एग्जामिनेशन किया बिल्कुल नॉर्मल, उसको कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, इसलिए आपने इमेजिंग कराई नॉर्मल, तो हम उसको लेवल देते हैं अल्जाइमर डिजीज़। एक पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन था, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था, मल्टीपल स्मॉल उसको इन्फार्क्ट फालिज भी है, अब उसकी याददाश्त ख़राब होती जा रही है। दिस इज़ ए वेस्कुलर डिमेंशिया। एक पेशेंट है जो मेरे पास आती है आगा खान में, उसको क्या होता है, एक तो चीज़ें भूल जाती है, लेकिन उसका ना ऐसी हरकतें करती है, ज़ुबान बाहर निकालती ऐसे ही है। है। दिस इज एबनॉर्मल मूवमेंट्स, दिस इज कोरिया। अच्छा, बाज़ वक़्त जैसे आपने अबनॉर्मल मोमेंट्स की बात की, बाज़ वक़्त लोग ऐसे भी करते हैं कि उनकी आंखें खुद ब खुद हिलने लगती हैं, उनका ये जॉ का स्टाइल खुद ब बिल्कुल, खुद हिलने आपने लगता अक्सर है, इस मरीज मूवमेंट देखा, मैं कुछ एबनॉर्मलिटी करके आ दिखा रही रहा होती है। हूँ, हाँ, ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली यस, हाँ। ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स एक्चुअली। तो फिर एबनॉर्मल मूवमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जैसे मैंने एक ये दिखाई, ऐसे ऐसे करना, दिस इज कोरिया, ये हंटिंगटन डिजीज है, इसमें भी चीज़ें भूल जाना। अच्छा, एक पेशेंट ऐसा होता है बिल्कुल नॉर्मल, मुझे याद है एक हॉस्पिटल की इंचार्ज है जिनको चीज़ें भूल जाना, टांगों में दर्द होता था, मुझे आई थी मेरे पास और डॉक्टर जयप्रकाश मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने 2-3 और भी सवाल किए कि जैसे याददाश्त किस तरीके से होती है, उसने सारी मुझे हिस्ट्री बताई। मैंने सिर्फ 2-3 टेस्ट कराए, एक थायराइड का टेस्ट कराया था, विटामिन B12 का कराया था, उसका विटामिन B12 बहुत कम आया था। अच्छा, जब मैंने उसको विटामिन B12 करेक्शन किया तो शी इज़ इम्प्रूव, कहते हैं सर मुझे काफ़ी याददाश्त बेहतर होगी, तो स्पेशली मुझे टांगों में रात को दर्द होता था, काफ़ी बेहतर हो गया। अच्छा, थायराइड का इशू भी होता है। बिल्कुल, थायराइड, हाइपोथायराइड कैन काज डिमेंशिया। अगर थायराइड, आपकी थायराइड लेवल, थायरोक्सिन बॉडी में नहीं बढ़ना, कम है, तो आपको याददाश्त चीज़ें भूल सकती हो, नींद ज़्यादा आना, फिर उसके बहुत सारी क्लिनिकल फीचर्स होती तो हैं। ये एबनॉर्मलिटीज़ जो जन्म लेने लगती हैं आपकी बॉडी के अंदर, इसको कंट्रोल हो जाती है ये? बिल्कुल, अगर आपने सही, मैंने क्या आपको अगर काज पता है, आपने डिजीज़ को डायग्नोस कर लिया, तो आराम से आप इलाज शुरू कर सकते हो। अगर मुझे पता है कि हैदराबाद का रास्ता कहाँ से है, तो मैं शायद आराम से 2 घंटे में पहुँच सकता हूँ, लेकिन अगर आपको हैदराबाद का रास्ता पता नहीं है, तो शायद आप ठट्टे से किसी डिफरेंट एरिया से जा सकते हो, या तो आपको पूछ के जाएंगे। पूछ के जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। असल चीज़ होती है, आपको किसी भी ट्रीटमेंट को, इलाज से पहले मैं अपने मरीजों को आखिर में ये बोलता हूँ कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा सर बीमारी क्या है, तो सर ये तो हमें कोई बोलता नहीं, हम तो सिर्फ दवाएं लिख के दी, टेस्ट लिख के दिए, बस आप मुझसे पूछे। मेरा अक्सर ये होता है, मेरे पेपर में हमेशा डायग्नोसिस में कोशिश करता हूँ लिखूँ। अगर मुझे बीमारी का नहीं पता हो तो मैं क्या करूँगा, वो 6-7 दवाएं लिखूँगा, हो सकता है 2 में से बेहतर हो जाए, 2 में से नहीं होगा। नहीं होगा।
अगर आपकी डायग्नोस बनी होगी, आपकी लिमिटेड दवाएं सिर्फ 2 या 3 होगी बस। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स मैंने भी देखे हैं, जैसे कि अभी आप कह रहे थे अब नॉर्मैलिटीज़ मूवमेंट्स होती हैं बॉडी के अंदर, ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो कि जिनके जॉस में दर्द हो रहा होता है, और वो जॉस में दर्द होता है लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे दांतों में पेन है, और उसके बाद वो जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट जो है वो उसको ट्रीट करके उनके दांत निकाल देता है, तो उसके बावजूद उनका पेन जो है वो रिलीफ ही नहीं होता। तो बिल्कुल, ये किस तरह की इसको बीमारी कहते है? हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। यहाँ पर सीवियर टाइप का पेन होता है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनके बेचारों के 1-2 पेशेंट ऐसे जो पूरे टीथ निकाल दिए ओह, टोटल, यहाँ पूरे टीथ इस तरफ हो सकता है, इस तरफ ब्रेडेड पेन हो, सारे दांत निकाल दिए। आखिर में कहता है आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाओ, उन्होंने लिख के दिया हो सकता है डिप्रेशन का मरीज हो, जबकि डिप्रेशन नहीं था उसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था। शदीद पेन होता है 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे सुइयां लगे अच्छा, इस तरीके से। तो हम उसको 1-2 देते हैं ड्रग्स, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। तो बाद में उनको रोना जैसा मेरे दांत निकल गए। सो के अभी आप गलत रास्ते में गए थे इनिशियली, आपका भी कसूर नहीं है कि आपने सोचा कि आपको दांतों का मसला है इसलिए चले गए। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कैन प्रेजेंट लाइक कि सीवियर पेन होता है जिससे दांतों का दर्द हो सही। इस तरीके से। तो मैं यही कहता हूँ कि यार टीथ निकालने से पहले आप एक दफ़ा रिव्यू ले लिया करें न्यूरो न्यूरो के पास जाकर जो है वो रुजू कर लें। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात करें? मोहम्मद जुबैर फ्रॉम कराची। जी जुबैर। अच्छा, मेरा डॉक्टर से सवाल ये था कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम आता है स्पेशली कजिन मैरिज में, तो बच्चे जैसे बच्ची है हमारी वो बोल नहीं पा रही, भी 12 साल तक की हो गई है, क्लैप करती है, समझती कुछ नहीं है, उठ के बैठ जाती है, आ जाती है, लेकिन अभी तक बोल नहीं सकी वो। तो एज क्या है? वैसे कोई स्पीच थेरेपी, एज इस वक्त 12 से 13 साल है। कोई स्पीच थेरेपी होती है, शुरू में स्कूल में भी डाला था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो ये कजिन मैरिज है, डॉक्टरों को दिखाया है काफी, डॉक्टर जयप्रकाश डॉक्टर को तक मैंने नहीं दिखाया, लेकिन काफी कराची में जो है कोई 8-10 डॉक्टर को मैं दिखा चुका हूँ। तो जेनेटिकली प्रॉब्लम बताया था कि उनके अंदर आया है, मेरे को बच्ची बोल नहीं सकी। ठीक है, बस ये है कि उठ के आ जाती है, सीट पे बैठ जाती है, मतलब और सुनने की सलाहियत जो है वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है, और 12 साल की और 13 साल की उम्र में वो अब लग रही हैं, और इस एज के अंदर ना बोलना तो एक वाकई बड़ी टेंशन की बात एज है बहुत पेरेंट्स ज़्यादा के हो गई लिए। है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं 5 साल 6 साल के, किसी बच्चा बोल नहीं पा रहा, क्या उसका बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल है, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, या ध्यान नहीं देती, हम उसको बुलाते हैं। तो अच्छा, एक आपको शायद याद होगी, एक मूवीज़ आई थी आउट ऑफ कंट्री की, जिसमें बच्चे में एबनॉर्मलिटी थी। अच्छा, वो मूवी आई तभी जाकर लोगों को शऊर हुआ कि यार ये बीमारी होती है, ऑटिज्म। एक मिसाल बता रहा हूँ। अब जिसको थोड़ी सा बच्चे को एबनॉर्मल बिहेव होता है, माँ बाप के माइंड में बन जाती है मेरा बच्चा ऑटिज्म तो नहीं है, तो वहीं पर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है माँ बाप में। फिर मेरे पास आते जब हमको एग्जामिन करते कि काफ़ी पेशेंट से ऑटिज्म नहीं होते, सिर्फ आपका एटमॉस घरेलू जो माहौल है वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ हर वक्त लड़ते रहेंगे, तेज बात करेंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, बच्चे पे सहम जाएगा गलत बच्चा। इफेक्ट, या हम बच्चों को टाइम नहीं देते। जैसे कि मेरे बच्चे हैं 24 घंटे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी स्पीच थेरेपी भी करवाई, कम से फिर कम मैं 7 इनके से केस पे 8 आऊंगा, बिल्कुल, डॉक्टर हैं मैंने हाँ, चेंज किए हैं, उसके बावजूद बिल्कुल। बच्ची नहीं बोल पा अब रही। बिल्कुल स्पीच ना आने का बहुत सारी वजूहत है। समटाइम्स कुछ बच्चे लेट स्पीच करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको ये नहीं कि ये एबनॉर्मलिटी है। समटाइम्स मुझे नहीं पता उन्होंने किनको दिखाया है, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या डायग्नोस बनी, असल होती होती डायग्नोस क्या बनी। और अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि लेट स्पीच 8 साल 9 साल की उम्र में बच्चे ट्रेन हो जाते हैं, स्पीच स्टार्ट हो जाती है। अगर इन्होंने किसी न्यूरोफिजिशियन को दिखाया है तो मैं यहीं से यूँ पूछूंगा कि उसके काज पूछे क्या वजह थी, नंबर 1। नंबर 2, स्पीच थेरापी का बहुत बड़ा रोल है ठीक है। यहाँ पर। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन है, कहाँ से बात करें? हेलो, हेलो, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई जी, आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि स्पीच थेरापी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इससे थर्ड मैं कहता हूँ फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं इनके जो उनके मदर फादर उनको ट्रेन करता हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को टाइम दें, इनसे बातें करें, घर के माहौल को कैसा बनाएं तो बच्चा इंप्रूव हो सकता है। सही। अगर नॉन कोई काज नहीं है कोई तो अच्छा, पेशेंट ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों को बचपन से ही अगर उससे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, तो बच्चे बड़ी तेजी से सीखते भी हैं। बिल्कुल आजकल के बच्चे शायद काफ़ी तेज़ है हमसे। ठीक है, तो हम डॉक्टर तो- जयप्रकाश पड़ा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बिल्कुल एंडिंग पे जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले तो ओवर द काउंटर्स खुद अपना इलाज ना करें, जो कि बहुत डेंजरस है। समटाइम्स ड्रग्स आपको नुकसान दे सकती है और आपकी लाइफ डिस्टर्ब, इस पर डिप्रेशन में जाते हैं काफ़ी लोग ना। नंबर 2, आपको जो भी प्रॉब्लम को लग रहा है कि यार मुझे सर का दर्द है, फालिज है, या गर्दन कमर का दर्द है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही मेरे डॉक्टर प्राइमरी डॉक्टर से,
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी अच्छे से न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना या किसी आपको हड्डियों का दर्द है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी फिजिशियन के पास जाके आप अपना मसला नहीं हल करवा सकते अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयप्रकाश, आपने प्रोग्राम के अंदर अपना वक्त दिया। Thank you so नाज़रीन, much. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।